स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे एज कंप्यूटिंग के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि एज कंप्यूटिंग के जगह पे अगर हम कुछ बात कर रहे हैं तो शांति से क्लाउड क्यों नहीं कर देते। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी। क्लाउड का मतलब मैजिक नहीं होता है। क्लाउड आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। इसका ये मतलब नहीं है कंप्यूटर आपके बगल में है। क्लाउड बस एक रिमोट कंप्यूट एंड स्टोरेज होता है जिसको आप वर्ल्ड वाइड वेब का इस्तेमाल करके एक्सेस कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। सारा डेटा जैसे आप मान लीजिए आप अपने गूगल ड्राइव खोलते हैं, उसका डेटा अभी भी अंडर सी फाइबर केबल से जा रहा है। वो एक्चुअल बादल में नहीं जा रहा। वो कई बार हम लोग मतलब क्लाउड को यूज़ करते हैं तो थोड़ा भूल जाते हैं कि वो फिजिकल है। अभी भी क्लाउड एक फिजिकल चीज़ है, फिजिकल सर्वर है, फिजिकल लोकेशन में है। तो उससे होता है कि अगर आप हर चीज़ क्लाउड में करना चाहते हैं, जैसे मान लिया कंपनीज चला रहे हैं, फैक्ट्रीज चला रहे हैं, उसका सारा ऑटोमेशन डेटा आप क्लाउड में भेजना चाहते हैं, आपको बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा लगेगा। मतलब और बैंडविड्थ फ्री नहीं है क्योंकि बोले अंडर सी फाइबर केबल ऐसा नहीं कि बस बिछाया हुआ है और उसकी कैपेसिटी बहुत है, लेकिन वो जनरली सैचुरेटेड रहता है। यानी कि वो जितना कैरी कर सकता है उतना वो कैरी करता रहता है। इसीलिए हम लोग हर कुछ साल में नया नया ऐड करते रहते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है। बैंडविड्थ पूरे वर्ल्ड में इतना नहीं है कि आप बस फैक्ट्री पे फैक्ट्री ऐड करते जाएं, या कोई भी जगह पे आपको है कि हमको कुछ करना है उसे क्लाउड पे कर दो। हर कोई हर चीज़ अगर क्लाउड पे करने गया, बैंडविड्थ तो उतना है भी नहीं, और प्लस आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो ये भी बात होता है। दूसरी बात, लेटेंसी इनएविटेबल है। फिजिक्स का लॉ है तो उस लॉ के अंदर एक लिमिटेशन है। उसमें है कि दा शैल नॉट क्रॉस द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि लाइट स्पीड से आप ज़्यादा तेज नहीं चल सकते। तो अगर अंडर सी फाइबर कहते हैं, वो आपका डीएनएस में जाता है, फिर उसका सर्वर से जाता है, फिर सर्वर से निकलता है, डीएनएस में आता है, अंडर सी फाइबर से ट्रांसफर करके फिर ये रास्ता करके आपके पास आता है। तो इतना लेटेंसी जो उसमें होगा वो डिस्टेंस बेस्ड है। अगर उसको हॉप कितने कम हो जाते हैं तो ऑब्वियसली उसकी लेटेंसी अच्छी रहेगी, नहीं तो बहुत खराब लेटेंसी हुआ, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। और बहुत सारा एप्लीकेशन है। जैसे मान लिया कि आप चाह रहे हो कि मेरा रोबोटिक आर्म है, पैकेजिंग फैक्ट्री में वो सामान देख रहा है, सेलेक्ट कर रहा है, और उसके बाद मतलब उसको एनालाइज कर रहा है कि क्या सामान है, कैसे पकड़ना, सब चीज करके वो डंप करना चाह रहा है, मतलब पैकेजिंग करने के लिए। अब उसमें आप ऐसा थोड़ी कर सकते कि भाई कन्वेयर बेल्ट से सामान आ रहा, रुको भैया कन्वेयर बेल्ट को रोको, हाँ भाई हम फोटो खींचे भेज रहे हैं क्लाउड में प्रोसेस होगा फिर आएगा। लेटेंसी आ जाएगी उससे। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लोग किए भी, ट्राई भी किए, लेकिन वही है कि लेटेंसी आ जाएगी। और बहुत सारा चीज़ में लेटेंसी एक्सेप्टेबल नहीं। जैसे आपका गाड़ी जो है, सेल्फ ड्राइविंग कार है, उसमें लेटेंसी आप नहीं डाल सकते। और समझिए हर फिजिकल लोकेशन ऐसा जगह पे है भी नहीं कि जहाँ पे आपको जो चाहिए आप, यानी कि लो लेटेंसी और हाई बैंडविड्थ अवेलेबल भी हो। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ कोई साइबर कैफे डालने का, बस ऐसे कहीं पे भी नहीं डाला जा सकता। मतलब सर्वर्स कहीं पे भी आप नहीं डाल सकते, वहाँ पे होना चाहिए इस लिंक से बहुत अच्छा कनेक्शन होना चाहिए। तो वही समझिए कि क्लाउड एक रियल कंप्यूटर है जो फिजिकली कहीं और रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि बस है ही नहीं, क्लाउड है। वो एक चीज है, फिजिकल चीज है। और आप क्या कर रहे हो सकता है कि आपका क्लाउड सही में यूएस में हो, आपका लेटेंसी बहुत खराब आ रहा हो। तो ये एक रियल चीज होता है, आपको समझना पड़ता है। और हर जगह हर कोई नहीं चाहता है लेटेंसी या उसका बैंडविड्थ का पेमेंट, या तो वो ऑप्शन ही ना हो। फिजिकली आप मान ली कहीं रिमोट एरिया में कोई चीज़ की फैक्ट्री बनाते हैं या कुछ भी ऑटोमेशन के लिए करना चाहते हैं, तो ले भैया, वहां पे तो ऑप्शन ही नहीं है, आप कैसे करोगे। तो अब आते हैं इसका सबसे पहला इटरेशन में, जिसे हम लोग कहते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, CDN। तो ये समझिए कि जब लार्ज मीडिया फाइल्स का बोलबाला होने लगा, जैसे यूट्यूब हो जाए, नेटफ्लिक्स हो जाए, ये नेटफ्लिक्स का सर्वर है, हमको नहीं लगता अब ये यूज़ करते हैं, लेकिन ये पुराने ज़माने में वो एक्चुअली रेड सर्वर्स बनवाते थे। तो नेटफ्लिक्स कैश करके ऐसे सर्वर्स रहते थे। तो अमेजॉन प्राइम हो जाए, डिज्नी प्लस हो जाए, तो ऐसे सर्वर्स को बांटा जाता है। जैसे आपका प्राइम सर्वर हो गया जो कंट्री ऑफ ऑरिजिन में रहेगा, जैसे मान लीजिए चाइना में है या यूएसए में है, जहाँ पे भी कंट्री ऑफ ऑरिजिन है वहाँ पे उनका कोर सर्वर है। फिर उससे कैशे सर्वर वो हर जगह भेजते हैं, और कैशे सर्वर में वही फाइल कैश किया जाता है जो फाइल आपका वहाँ रेगुलरली यूज होता है। और अगर आप ऐसा फाइल रिक्वेस्ट करते हैं जो उसके कैशे के पास नहीं होता, तो वो ओरिजिनल सर्वर पे जाता है। लेकिन ऐसे ओरिजिनल सर्वर और कैश सर्वर का जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है बहुत कम हो जाता है। 90% काम उस कैश सर्वर कर देता है, और जो चीज़ चाहिए वो पतला सा लिंक से हो जाता है। ना कि ये सारा का सारा बैंडविड्थ अगर आप ओरिजिनल में भेजने लगते हैं, तो पहली बात, ओरिजिनल का बैंडविड्थ का रिक्वायरमेंट आप कैसे पूरा करोगे, क्योंकि उसका बैंडविड्थ का इतना डिमांड होने लगा भैया, वहाँ पे उतने फाइबर नहीं जाते हैं। तो इसीलिए कैश CDN बहुत पॉपुलर हो गया। जैसे कि मान लिया आप कुछ भी करते हो कि यार मैं ये वीडियो सर्व करना चाहता हूँ, वो CDN में जाता है। CDN उसको डिवाइड कर, जैसे आपका मान ली कुछ ऐसा करो जो ग्लोबल रीच है, पूरी दुनिया उसे कंज्यूम कर रही है, तो आराम से आपका ऐसा हो सकता है कि भैया ये हमारा मेन सर्वर है, मेन सर्वर CDN में डंप करते जा रहा है, उसमें CDN में आप कैश कर रहे हो, मैनुअली करोगे शुरू शुरू में, बाद में उसका खुद का एल्गोरिदम बन जाता है कि कैसे कैसे फाइल कैश करना है। फिर एक बेसिक लिंक से दोनों को जोड़ के रखते हैं। नहीं तो इससे ज़्यादा कस्टमर आप सपोर्ट कर सकते हैं और बिना ओवरलोड किए सिस्टम को।
तो वही समझिए कि जनरली एक स्मॉलर सीडीएन बनाया जाता है जो आपके नज़दीक में हो। यानी कि जैसे मान लीजिए हो जाए कस्टमर बेस, यहाँ बहुत कस्टमर है, यहाँ बहुत कस्टमर है, यहाँ बहुत कस्टमर है, यहाँ बहुत कस्टमर, जहाँ-जहाँ कस्टमर का एक डेंसिटी होता है, वहाँ पे डाला जाता है। ये जगह खोज के डाला जाता है। स्टार्टिंग में ओरिजिनल सर्वर मेंटेन कर जैसे मान लीजिए ओरिजिनल सर्वर जो है आपका 1 टेराबाइट पर सेकंड मैनेज कर सकता है। तो ऑब्वियसली आप शुरू में तो ऑब्वियसली सारा चीज़ उसी के पास जाएगा। लेकिन आप देखोगे अरे भैया वो मेरा डिमांड बहुत बढ़ रहा है और ऑलमोस्ट 500 जीबीपीएस मेरा खा जा रहा है इंडिया। तो इंडिया के पास आप एक तो ये डाल दोगे सीडीएन कि भैया इंडिया वाले सब लोग इसमें जाओ, और सीडीएन को आप इससे बैकलिंक कर दोगे, और ये बैकलिंक जो है वो उसमें कैश करता रहेगा। यानी जितना रेगुलर फाइल्स है वो वहीं रख दो, और फिर कोई कोई होगा कि मान लीजिए उसका कैटलॉग बहुत बड़ा है, सीडीएन में नहीं हट रहा है, कोई ना कोई तो फाइल का रिक्वायरमेंट होगा, या मान लीजिए आपका पेमेंट रिक्वायरमेंट, पेमेंट प्रोसेसिंग ये सब होगा, वो सब के लिए एक छोटा सा लिंक इस सबको संभाल देगा। तो ऐसे करके ही आपका यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी प्लस ये सब चलता है। ऑब्वियसली इसमें बहुत लेयर है, मतलब ये एक्चुअल हाई एंड कंप्यूटर है और इसकी एल्गोरिदम्स बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, कहीं पे भी नहीं हो सकता। और इसमें यही समझिए टारगेट ये था कि लोकल में लोकल लोगों को सर्व करो। यानी कि जो लोकल फाइल है, जैसे मान लीजिए इंडिया में नेटफ्लिक्स का कोई टीवी शो है जो हिंदी में बना है, बहुत बम बम चल रहा है, मिर्जापुर मान लीजिए, तो वो यहीं पर रख दिया जाएगा। उसको ओरिजिनल में थोड़ा सा उसका एक कॉपी रखेंगे जस्ट इन केस की, मतलब अमेरिकन इंडियंस देख रहे हैं तो देखो, लेकिन मैं यहीं रख देंगे, फालतू का काहे वेस्ट करें। वही समझो, और इससे फ़ायदा सबको होता है। इससे सस्ता हो जाता है, यानी ऑपरेशन कॉस्ट कम होता है, क्विक हो जाता है, यानी कि लेटेंसी आपकी कितनी आ रही है वो कम हो जाती है, और ये सबके लिए अच्छा रहता है। इसीलिए सीडीएन अभी समझिए पूरी दुनिया उसी पे चल रही है। जितना भी जी आप मीडिया फाइल्स देख रहे हैं, लार्ज फाइल देख रहे हैं, जनरली सीडीएन पे ही चल रहा है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क पे ही चल रहा है। आप किसी वेबसाइट में जाइए, कंट्रोल शिफ्ट आई दबाइए, इंस्पेक्शन आएगा, बहुत सारे बड़े बड़े फोटोज रहते हैं ना, जैसे किसी शॉपिंग वेबसाइट में, जैसे डीजीआई का साइट में जाइए, देखिए उसमें लिखा रहेगा इंस्पेक्शन में सीडीएन से डिलीवरी निकाल रहा है वो। तो ये समझ, यही है बैकबोन अभी के टाइम का। ये हमारा एज कंप्यूटर का समझिए पहला इटरेशन है जो सक्सेसफुल है, यूज़ हो रहा है, बम काम कर रहा है। लेकिन ये कंप्यूट नहीं करता, मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये सिर्फ डिलीवरी करता है, कंप्यूट नहीं करेगा। तो अब आते हैं एज में। एज में समझिए ये कंप्यूटेशन इंक्लूड करते हैं, यानी कि आपका, मैं बस आपका रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा हूँ। जैसे कि ऐसा भी हो सकता है कि आप एक इमेज भेज रहे हो, मतलब एक वीडियो कैमरा है, वो वीडियो कैमरा से आप मान लीजिए कोई सिक्योरिटी जगह पे आपने रखा है, वो फ्रेम बाय फ्रेम भेजते जा रहा है, और कंप्यूटर उसको क्रंच कर रहा है, यानी कि उस मान लीजिए फ्रेम में वो ये डाल रहा होगा, पर्सन आइडेंटिफिकेशन डाल रहा होगा, फेस रिकॉग्निशन डाल रहा होगा, ये सारा एल्गोरिदम कंप्यूटर कर रहा है। कंप्यूट ये आपका सीडीएन नहीं कर सकता। सीडीएन का भैया आपको कौन फाइल चाहिए मैं दे देता हूँ, बहुत हुआ तो वो सिर्फ ये कर सकता है यूजर वेरिफिकेशन। लेकिन अब वो कंप्यूट करना है, क्रंच करना है, तो भैया शांति से आपको एज कंप्यूटिंग चाहिए। तो वही समझिए, और ये डिपेंड होता है कि आप कैसे डिज़ाइन करते हो। ये आपको इकोसिस्टम बनाने से पहले डिसाइड करना होता है कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से डिज़ाइन करोगे। उसमें हो सकता है कि ऑन साइट भी हो सकता है कि प्रोसेस वो जैसे मान लीजिए एक बड़ी फैक्ट्रीज की बात हो रही है, फैक्ट्री आपने बना लिया, सीमेंट का प्लांट है बबा में, खूब सारे उसमें सर्वर्स लगेंगे, खूब सारे उसमें डेटा सेंसर्स लगेंगे, सब है। तो सारा का डेटा होम मतलब हेडक्वार्टर में भेजने की जगह ये होगा कि भैया यहाँ पे हम एज कंप्यूटर डालते हैं, ये सारा क्रंचिंग कर देगा, और क्रंच करने के बाद जो इंपॉर्टेंट डेटा है या उसका कंप्रेस्ड डेटा है, जो क्रंच व्रंच कर लिया, फाइनल डेटा जो निकला वो हेडक्वार्टर में भेजेगा। फायदा होगा कि एक छोटा सा लाइन से आपका डेटा चला जाएगा, उनको बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ के लिए पे नहीं करना पड़े, लेटेंसी के लिए। और इससे मान लिया कोई कमांड आता है वो तुरंत से डिप्लॉय हो जाए, और मान ली कोई लोकल सिचुएशन बनता है, ये नहीं हो कि अरे ये पंप प्रेशर ऊपर भाग रहा है, लेटेंसी का इंतजार करो, मान ली लेटेंसी 2 सेकंड तक हो सकती है रिमोट एरियाज के बीच में, कि भैया तब तक तो वो बूम हो गया। नहीं भैया, वहीं पे एज कंप्यूटर वहीं बैठा रहेगा कि क्या करना है, ओ ये हो रहा है, ये संभाल लिया, और ये बस डेटा, मतलब समझिए एक ऐसा हो जाएगा कि एक लोकल मैनेजर है और उसके ऊपर एक ब्रांच मैनेजर दूर में है। तो ये आप कर सकते हो। फिर आप ये कर सकते हो कि कुछ प्रोसेसिंग जो है रीजनल कर दो। जैसे कि अगर आप बैंक्स के बारे में बात करते हैं, बैंक में बहुत कंप्यूट होता है सिक्योरिटी के लिए, आपका डेटा है कंप्यूट होता है, फिर आपका स्टॉक्स हो जाएं, आपके जितने ये सब है उसमें बहुत कंप्यूट होता है। तो कंप्यूट क्या, वो एक सेंट्रल बनाएंगे, स्टार्ट वैसे ही करेंगे, एक सेंट्रल से गाड़ी खोली जाएगी, लेकिन बाद में देखेंगे अरे भैया वहाँ डिमांड बहुत बढ़ रहा है, वहाँ पे एक एज कंप्यूट नोड डालो, वो डेटा लेके कटर करके कंप्यूट करना शुरू कर देगा। फिर आप देखा अरे भैया ऑस्ट्रेलिया में दबा के डिमांड आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में आप कंप्यूटर डाल दो, कट 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 वो वहाँ कंप्यूट करने लगेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है, यहाँ सिर्फ फाइल आना जाना का नहीं हो रहा है, ये कंप्यूट हो रहा है, क्रंचिंग हो रहा है। तो ये सब किया जाता है। ये आप पे मतलब डिजाइनिंग के टाइम में डिसाइड किया जाएगा। जैसे कुछ कुछ जगह पे ऑन साइट रखो, कुछ कुछ जगह पे भैया इसको मतलब रीजनल रखो, ये आप पे डिसाइड रहता है। और इसके हिसाब से आपको ऐप्स बनाना पड़ेगा, मतलब आपका पूरा इकोसिस्टम जो है कि आप कैसे सारा, जैसे आईओटी डिवाइसेस के लिए बात होती है कि आईओटी डिवाइसेस खूब सारे हैं, लेकिन उसको फालतू का आप होम कॉलिंग करना वेस्टफुल होता है, तो उसे एज पे कॉल करो, एज उसका डेटा को लॉजिकल बनाएगा, करेगा, जितना भी बुद्धि चाहिए एज में हो जाएगा, और एज मास्टर फाइल ऊपर भेजता रहेगा, एक छोटा सा लिंक वो क्लाउड या डेटा सेंटर में रखा रहेगा।
ऐसा करके आप कर सकते हैं, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि बस मेरे को एज में चाहिए, ऐसा नहीं होता है। वो अगर आपका बहुत छोटा एप्लीकेशन तो बोलेंगे हाँ ठीक है भैया आप कंप्यूटर अपने पास ही रख लो, उसी में कर लो, लेकिन ये आपको करना पड़ता है। और अगर आप ठीक से नहीं प्लान करते हो तो कई जगह पे ये होता है कि रिडंडेंसी आ जाता है, यानी कि आप जो हार्डवेयर मान लीजिए रखा हुआ है आपके सर्वर एंड में, ठीक है, आपकी जिस भी कंपनी से आपने सर्विस लिया है कि भैया हमें डेटा क्रंचिंग का सर्विस चाहिए, वो आपको बोला देखिए सर हमारा ये हार्डवेयर में ये सर्विस है, आप वही हार्डवेयर खरीद के अपने पास भी लगा दो। अब बोलो कि उसका एज है, क्या वो एज है? हाँ है, लेकिन आप रिडंडेंट हो, आप डबल जबरदस्ती का 2 इक्विपमेंट का पैसा पे कर रहे हो, तो वो लॉजिकल नहीं रहता है। तो इसीलिए प्लानिंग करके एक्सिक्यूशन किया जाता है। ऐसे नहीं कि बस मेरे को एज चाहिए, बज़वर्ड नहीं है, पूरा आपका पाइपलाइन वैसा हो तभी उसे सपोर्ट कर सके। जैसे एग्जांपल देते थे कि आपने डिसाइड कर लिया कि यार मैं मेरा सिक्योरिटीज कैमरा जो है बहुत हाई सिक्योरिटी एरिया में, आपका सारा चीज़ का एनालिसिस होना चाहिए, जैसे कि पर्सन कितना है। तो आप मान लीजिए ऐसा करते हो ना कि एक एआई यहाँ रखते हैं बेसिक लेवल, जो सिर्फ पर्सन डिटेक्ट करेगा और पर्सन का क्रॉप जो है, पूरा फाइल भेजने के जब पर्सन का क्रॉप जो है वो भेज देगा। और मेन सेंसर में आपका उसका एज वेरिफिकेशन होगा, उसमें मतलब फेस आइडेंटिफिकेशन होगा। फेस आइडेंटिफिकेशन, एज, ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, वो बड़ा कंप्यूटर कर रहा है। लेकिन बात है सर, अगर आपका छोटा कंप्यूटर मिस कर दिया किसी को, मान लीजिए फ्रेम रिकॉग्निशन 100% नहीं हुआ, एज कंप्यूटर है, सस्ता होना चाहिए, नहीं कर पाया, तब वो तो मिस हो जाएगा। तो इसीलिए प्लान अच्छे से सोच समझ के किया जाता है। ये हो गया एज का मेन लॉजिक। एज का यही है कि आप कंप्यूटेशन ऑन साइट पे कर रहे हो और कोशिश कर रहे हो कि पूरा सा पूरा काम वहीं ऑन साइट हो जाए। अब बात करते हैं एआई। एआई के चलते ये बज़वर्ड बहुत एक्टिवेट हो गया है। तो ये समझिए कि हर किसी के पास हाइपर क्लस्टर नहीं है। कहने को मैं चैट जीपीटी में हर चीज़ क्यों नहीं कहा, चैट जीपीटी के पास एक्सेस कहाँ है आपके पास, क्योंकि चैट जीपीटी एक फिजिकल सर्वर है जो हाइपर क्लस्टर कहता है, माइक्रोसॉफ्ट जिस पे चला रहा है अजूर क्लाउड्स में। तो वो फिजिकल जगह मान लीजिए आपसे बहुत दूर है और आप कुछ ऐसा चाहते हैं जहाँ पे आपको लेटेंसी कम हो, लेटेंसी सेंसिटिव हो। जैसे मान लीजिए आप वॉइस एल्गोरिदम कुछ बना रहे हैं जहाँ पे कि बंदा कुछ बोल रहा है वो तुरंत उसको मतलब टाइप कर दे, कैसे होगा सर, लेटेंसी ही इतनी ज़्यादा है और रहा बात सबकी जगह एक्सेस भी नहीं होगा। तो इसीलिए कई बार होता है कि बहुत सारा जो टास्क है लेटेंसी से, जैसे मैंने ड्रोन फ्लाई कर रहा है, ड्रोन स्वार्म लॉजिक पे फ्लाई हो रहा है, ड्रोन का स्वार्म का लॉजिक आप किसी हाइपर क्लस्टर में नहीं भेज सकते। हाइपर क्लस्टर परफेक्टली चला देगा, लेकिन बोले भैया लेटेंसी इतना हुआ कि हम ड्रोन को कमांड दिए थे तब तक तो ड्रोन भिड़ गया सर। तो ये समझना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारा चीज़ लेटेंसी, जैसे बोले सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी, उसको टाइम नहीं दे सकते ना कि अरे जी हमने होम सर्वर में बोला है कि डिसाइड करो उसके बाद हम गाड़ी चलाते हैं, ऐसे थोड़ी होगा। कितना भी आप लो लेटेंसी, कितना भी आप 5G कर दो, 6G कर दो, हुलुलुलु कर दो, उसको ऑन बोर्ड ही करना है सारा चीज़। जैसे वो सेल्फ ड्राइविंग का हो, फिर आपका वेयर हाउस रोबोटिक्स हो जाए, ये सब रोबोटिक्स को ऑन स्पॉट कैलकुलेट करना है, कंप्यूट इसको ऑन स्पॉट चाहिए। आप जरूर ऐसा कर सकते हैं कि पीछे एक बड़ा एआई रख दो जो मॉनिटर करे, मास्टर करे, मतलब जैसे होता है ना ब्रांच मैनेजर के ऊपर समझ लिए, समझिए सेक्टर मैनेजर को समझ लिए, उस टाइप से समझ लिए। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि लेटेंसी पे आप ट्रोल मारो। और बहुत समय ये डिप्लॉयमेंट जो है अलग अलग तरीके का हो, अलग अलग प्रोजेक्ट अलग अलग डिप्लॉयमेंट खोजेगा। इसीलिए कोई बज़वर्ड आपको बेच रहा है ना, सावधान हो जाए। आप बहुत चीज़ का सबसे पहले होता है प्री प्रोसेसिंग कर दो, यानी कि डेटा, मान लिया आपको पता है कि मैं 100 सेंसर से डेटा ले रहा हूँ, लेकिन वो डेटा बहुत नॉइजी है, जो कि होता है अगर आप कभी भी कोई रॉ सेंसर का डेटा लेते हो नॉइजी होता है। तो आप एक कर सकते हो कि भैया वो डेटा जो बहुत बड़ा आ रहा है उसको मैं फिल्टर कर दूंगा। उस डेटा को मुझे इतना पता है कि भैया ये डेटा ऐसा देता है, इसको ऐसे ऐसे करके आप क्वांटाइज कर सकते हो कम बिट में। जैसे मान लीजिए वो 32 बिट का वैल्यू दे रहा है सेंसर, आप उसे ऐसा कर सकते हो भैया मुझे पता है एग्जैक्टली 8 बिट में इसका सारा वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगा और मैं फिल्टर भी कर लूंगा। ठीक है, आप फिल्टर कर दिए, अब तो 8 बिट का ही आपको फाइल मेन के पास भेजना है। इसे हम लोग कहेंगे प्री कंप्यूटिंग, मतलब कि आप प्री प्रोसेसिंग कर रहे हो, डेटा पूरा नहीं क्रंच कर दे रहे हो कि आपको जो करना है वो नहीं कर दे रहे हो, बस उसे कंडीशन कर दे रहे हो। तो इससे ये होगा कि जो बैंडविड्थ का रिक्वायरमेंट होगा 100 सेंसर के लिए, वो आप कम कर दोगे कि भैया हर सेंसर आप कम कर दो, प्री क्रंच कर दो और एक शुद्ध लाइन जा रहा है। ये कई जगह पे किया जाता है। फिर आ गया फुल प्रोसेसिंग कि वहीं पे प्रोसेस करो, यानी कि जैसे ये सिक्योरिटी सिस्टम के केसेस में बहुत लोग पड़े हुए हैं। फैक्ट्री ऑटोमेशन के केस में कि नहीं, उनका अपना डेडिकेटेड सर्वर नेटवर्क है और फैक्ट्री में एक पूरा एरिया बना दे रहे हैं कि भैया ये जगह पे सर्वर्स हैं, वो सर्वर्स में क्या चल रहा है, ऑटोमेशन का सारा चीज़ चल रहा है। मशीन्स आपके बाहर है लेकिन वो एटलीस्ट फाइबर नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, एकदम लो लेटेंसी पर सारा कंप्यूट हो जा रहा है वहीं पर ऑन द साइड, ये समझिए। और ये उससे ये भी फायदा था कि वो कंप्यूट जो कर रहा है वो डेटा जनरेट करे, खास तौर का जो मान लीजिए हेडक्वार्टर में चाहिए। हेडक्वार्टर में भैया आपको डेटा चाहिए ना सर, हम भेजते हैं जो डेटा आपके लिए मायने, फालतू का हम सारा डेटा नहीं भेज देंगे, जो डेटा आपके लिए मायने रखता है वो हम भेज देंगे, हम सारा यहाँ संभाल लेते हैं। तो एकदम वैसे ही समझिए जैसे ऑफिस में क्लर्क्स मेन काम करते हैं लेकिन उसके ऊपर मैनेजर मैनेज करता है ना, वैसे ही समझिए परत दर परत ये जा सकता है। और इसमें अभी ये समझिए कि अभी आपको ये लॉजिक लगाना है कि हार्डवेयर जो है लिमिट होता है। हार्डवेयर क्यों लिमिट है, कि इतने सारे हार्डवेयर क्यों लिमिट है? कोई भी आपको हाइपर क्लस्टर बनाने नहीं देगा ना बगल में कि सर आप फैक्ट्री बना रहे हैं, फैक्ट्री से 10 गुना ज़्यादा आप हाइपर क्लस्टर पे खर्च करो,
सेंस नहीं बनता है। तो यहाँ पे आपके पास 2 मेन कंस्ट्रेंट आता है, यानी कि कॉस्ट, कितना कॉस्ट हो सकता है, दूसरा पावर एनवेलप। जैसे कि मैं आपको बोलता है ना, ड्रोन जो है ना, सबसे बेस्ट क्या रहेगा, मैं ड्रोन में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दूँ। क्या ऐसा कर सकते हैं? फिजिक्स मना नहीं कर रहा, बस आपका रन टाइम कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए जो ड्रोन का बैटरी कैपेसिटी है वो 20 मिनट उड़ता है, वो आपका 10 मिनट उड़ेगा। अगर आपका काम 10 मिनट के अंदर हो जाता है, बल्ले-बल्ले। नहीं होता है तब तो आप नहीं कर सकते। तो होगा कि भैया ऑन साइट करो, कि अगर बहुत लंबा डेटा चेन डाल दिए, लेटेंसी बर्बाद कर देगा। तो ये दोनों चीज़ को बैलेंस करना आता है। जैसे कि एनवीडिया का पूरा एक इकोसिस्टम है। वो इकोसिस्टम क्यों है? कारण वही है, सबके पास बजट उस तरह का नहीं है कि भैया मैं यहाँ एक छोटा-सा रोबोटिक का काम करना चाहता हूँ, उसमें मेरे पास उतना बजट ही नहीं है। आप गाड़ी बोलोगे, सर मैं गाड़ी को ना हाइपर क्लस्टर से चलाऊँ। हाइपर क्लस्टर कई मेगावाट खाता है चलाने में, आपका गाड़ी का इंजन मेगावाट नहीं बनाता है। तो वही समझिए, पावर का भी लिमिट होता है, कॉस्ट का भी लिमिट होता है। तो ये सब सोच के करना होता है। इसीलिए एआई कहीं पे भी डाल दें वैसे नहीं चलेगा। बहुत फ़िल्टर्ड एआई डाला जाता है। अब बात करते हैं ये पूरा इकोसिस्टम कैसा है। तो ये अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। एज के बारे में आप लोग नाम ज़रूर सुन रहे होंगे, बहुत हल्ला हो रहा है इसके बारे में। लेकिन ये समझिए, आइडिया जो है इसका बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि जो चीज़ करना है वहीं करो ना। जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन में आइडियली होगा कि जो एल्गोरिदम है, जो वॉइस असिस्टेंट का, वो आपके मोबाइल फ़ोन में होगा, जबकि अभी नहीं है। सिवाय सैमसंग का छोड़ के, सैमसंग का बिक्सबी सैमसंग के फ़ोन में, इसीलिए आपका इंटरनेट से कनेक्टेड ना भी हो तो बेसिक कमांड वो कर सकता है कि टर्न ऑन द फ्लैश लाइट। आप ट्राई करके देख सकते हो, आपका काम करता है कि नहीं, नहीं पता। आप ट्राई करके देख लो। बहुत सारे उसमें वही चाहते हैं हम लोग कि सिर्फ, अगर हम बोल रहे हैं सीरी को, सीरी सेटअप है अलार्म क्लॉक, उसके लिए उसे ज़रूरत नहीं होना चाहिए कि भैया मैं सर्वर में भेज रहा हूँ, सर्वर में प्रोसेस हो रहा है, फिर मैं निकाल रहा हूँ, उसके बाद आपका ऐप खोल रहा हूँ, इसलिए भाई वो यहीं कर लो ना। लॉजिक वही है, टारगेट वही है। इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट होता है, ऐसा नहीं बस कर दो। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये लेकिन सीडीएन जितना सिंपल चीज़ नहीं है। और हाँ, सीडीएन पे काम करने वाले अभी हमको मिसाइल मारने वाले होंगे कि भैया सीडीएन सिंपल चीज़ नहीं है, एकदम बात सही है। बस सीडीएन से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कंप्यूट। और एआई के समझिए, एआई अभी बहुत यंग है, बहुत रॉ है, अनकुक्ड है, कुकिंग नहीं हुई है अच्छे से उसकी। मतलब होता है ना, मैगी बनाने कहने को 2 मिनट में बनता है, लेकिन आज तक किसी ने 2 मिनट में नहीं बनाया। वैसे समझिए, टाइम चाहिए, इसको थोड़ा सा पकने का टाइम चाहिए। और लो पावर हार्डवेयर पे तो चलता ही नहीं है एआई। जैसे कि सबसे लोएस्ट पावर आपका, जिसमें कहा जाता है कुछ यूजफुल पावर है, एनवीडिया का जेटसन नैनो है, वो भी बहुत लो पावर नहीं है। इंटेल भी बहुत सारे हार्डवेयर बनाया है जो मतलब यूएसबी स्टिक में रहता है, बहुत लो पावर में रहता है, वो भी उतना तगड़ा नहीं है। तो ये अभी हमारा इकोसिस्टम जो है पूरी तरह से रेडी नहीं है कि हम लोग ये ऐसा ऐसा कर लें कि आपका क्लाउड है, नोट्स है, एज डिवाइसेस है, ये सब हो जाए। अभी आपको बहुत सोच के, अभी समझिए अर्ली अडॉप्टर फेज में है, बहुत ध्यान देना होगा। तो इसका लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या है? लॉन्ग टर्म फ्यूचर पे लोग कोशिश कर रहे हैं एफपीजीएस पे कूदना। यानी कि एफपीजीए जो कि आप हार्डवेयर उसका रिकॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ऐसा कोशिश किया जाएगा कि जो न्यूरल नेटवर्क का एल्गोरिदम है वो उसे खुद ब खुद रिकॉन्फ़िगर करता रहे, ताकि उसकी लेटेंसी एकदम कम हो, पावर रिक्वायरमेंट एकदम कम हो, कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा आएगा, लेकिन ये एडजस्ट कर पाएगा और सारा काम ऑन स्पॉट कर पाएगा, और मेजॉरिटी काम आपका ऑन स्पॉट कर देगा। फिर हो गया आपका एसिक्स, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। ये फाइनल रिजल्ट है जो हम लोग चाहते हैं। लेकिन ये 2 ऑप्शन दिखा जा रहा है। 2 ऑप्शन क्यों है? क्योंकि एसिक्स दाम बहुत घटाता है लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं होता। एफपीजीए आपको लो पावर कंजम्पशन देता है लेकिन एक्सपेंसिव होता है। तो दोनों अलग-अलग इकोसिस्टम को संभाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा चाहिए जो बार-बार अपडेट होता है, उसमें आप एफपीजीए डाल दोगे। जो चीज़ें जो आपको पता है भैया ये फिक्स चीज़ है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उसको आप एसिक्स से कर दो। और सॉफ्टवेयर स्टैक को पूरा लिखना पड़ेगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर हमारा बना नहीं है उस तरह से, जितने भी क्लाउड क्रंचिंग सॉफ्टवेयर्स हैं वो बने नहीं है। तो अभी समझिए जो फ्रेमवर्क्स चल रहे हैं बैकग्राउंड में जिस पे काम किया जाता है, उसको अपडेट करने का, यानी कि बैक एंड पे तिगड़म किया जा रहा है कि भैया एज को वो ठीक से यूज़ कर सके। क्योंकि कंप्यूट ऐसा नहीं कि ओ मैंने फाइल भेजा, फाइल का रिक्वेस्ट है। कंप्यूट है कि सर वो कंप्यूट किया, रिटर्न भेजा। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो नोड से जगह पे वो कूद जाए सीधे आपका हेडक्वार्टर में, दोनों को कैसे बैलेंस करेंगे? तो ये सब थोड़ा अभी समझिए, एज के मामले में ये समझना बहुत ज़रूरी है। अभी वर्क इन प्रोग्रेस है जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्या आप कर सकते हैं? अगर आपको पता है एग्जैक्टली आप क्या करना चाहते हैं, सही से प्लान होता है, सही से इंप्लीमेंट होता है, बम बम। लेकिन क्या ऐसा जगह पे जहाँ हर कोई कर ले? नहीं, उतना भी मेच्योरिटी नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एज कंप्यूटिंग के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाए, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करूँगा। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, ज्वाइन मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।